हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। कि हम लोगों ने 5 अप्रैल का क्वेश्चन ही मॉर्निंग शिफ्ट करना स्टार्ट किया था। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ बचे हुए थे, तो उनको लेट्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। 5 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, तो उसको वापस जहाँ से कर चुके थे उसके बाद वाले करने स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वेक्टर से, जो कि आसान था। बस थोड़ा सा आप देखो कि कैसे करते हैं इसको। कि आपको वेक्टर ए इन्होंने दे रखा था कि वेक्टर ए इक्वल टू √7i प्लस जे माइनस के। तो अगर मैं इसका मॉडुलस ए निकाल लूं तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो √9 जो कि 3 आ जाता। और वेक्टर बी इन्होंने दे रखा था आपको j+2 के, राइट। तो वेक्टर बी का अगर फिर से मॉडुलस हम निकाल लें कि वेक्टर बी का मॉडुलस क्या होगा, तो 1 + 4 जो कि √5 आता। ठीक है। अब हमें इन्होंने एक इक्वेशन दिया था कि r क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए 0 है एंड r डॉट ए भी 0 था। तो हमसे वो पूछ रहे थे कि मॉडुलस ऑफ 3 वेक्टर r का स्क्वायर का वैल्यू बताओ। ठीक है। तो देखते हैं, इसका यूज करते हैं कि r क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग r प्लस बी होल क्रॉस ए लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो वेक्टर हो गए, r प्लस बी एक वेक्टर, ए एक वेक्टर। दोनों वेक्टर का क्रॉस 0 है, दैट मीन्स दोनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर या पैरेलल होंगे। तो यहां से हम लिख सकते थे क्या कि r प्लस बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ए, राइट बच्चों। कि r प्लस बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, r प्लस बी और ए। तो r प्लस बी वेक्टर और वेक्टर ए कोलिनियर हो गए, तो r प्लस बी को हम लेमडा टाइम्स ए के रूप में लिख सकते हैं। और यहां से वेक्टर r जो हो जाता वो लेमडा टाइम्स ए माइनस वेक्टर ए हो जाता। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, अभी सेकेंड इक्वेशन का हमने यूज नहीं करा, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, अब सेकेंड इक्वेशन के यूज करने के लिए कि दोनों तरफ वेक्टर ए से हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा कि r डॉट ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी या बी डॉट ए, दोनों सेम ही होता है, तो ए डॉट बी। अब देखिए, हमें ए बी तो दे रखा था इन्होंने, तो अगर हम ए डॉट बी करें तो ये क्या आ जाएगा, आई का कोई फैक्टर है ही नहीं, जे 1 - 2, तो ये -1 आ जाता। ठीक है। तो r डॉट ए इज इक्वल टू ए, तो लेमडा यहां से एक तरह से लेमडा ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाता, -1। ठीक है जी। कि लेमडा टाइम्स क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी, और तो ए डॉट बी की वैल्यू -1 और r डॉट ए इन्होंने 0 हमें दे रखा था। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि 0 इज इक्वल टू लेमडा ए स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से लेमडा इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये -1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी थी कि मॉडुलस ए 3 था, तो ए स्क्वायर करते तो ये 9 आ जाता। दैट मीन्स लेमडा की वैल्यू क्या आ जा रही थी, -1/9। तो वेक्टर आर क्या आ जाता, वेक्टर आर आ जाता आपका कि वेक्टर आर को ही तो निकालना था ना, मेरे आर को निकाल लेते हैं तो उसका मॉडुलस निकल जाता और उसके बाद वो 3 टाइम्स, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यहां से लेमडा ए, तो -1/9 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके। तो वेक्टर आर निकल गया, तो इसका मॉडुलस भी निकाल लेते हैं कि इसका मॉडुलस क्या होगा। तो वेक्टर आर का मॉडुलस इज इक्वल टू -1/9 ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी का होल अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं। तो पहले इतना लिख लीजिए कि इसका अंडर, एक सेकेंड इसको ऐसे कर देते हैं, 1 सेकेंड, कि वेक्टर आर का अगर हम स्क्वायर कर दें सिंपली, तो ये हो जाएगा -1/9 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम अगर आगे करें तो इसको जब सॉल्व करोगे आप यहां से
कि ये जब सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर इक्वल टू आ जाता 1 बाई वेक्टर 9, 1 बाई 9 का स्क्वायर, तो 1 बाई 81 वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 बाई 9 ए डॉट बी, तो ये हो जाता 1 बाई 81 ए स्क्वायर मतलब 9 ए स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, 9 निकाल ली थी, प्लस बी स्क्वायर, तो मॉडुलस बी क्या आया था √5, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स 2 बाई 9 ए डॉट बी हमने निकाला था कहीं पे कि ए डॉट बी हमने निकाला था यहाँ पे कि ए डॉट बी -1 आया था, राइट। तो देखिए ए डॉट बी -1 आया था, तो -1, तो ये हो जाता 1 बाई 9 प्लस 5 माइनस 2 बाई 9। इसको आप सॉल्व कर देते तो ये सॉल्व करके आपका देखिए 9 एलसीएम हो जाता और ये 1 प्लस 45 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 46, 44 अपॉन 9। तो अब क्या निकालना था हमें 3 टाइम्स आर वेक्टर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9 आर मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो 9 टाइम्स 44 बाई 9, तो 9 9 कैंसिल, तो ये आंसर आ जाता 44। तो देखते हैं ऑप्शन में 44 किस में दिया हुआ था, तो ऑप्शन में 44 जो था आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ था, राइट, कि आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 44 या सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक सेकेंड, हाँ, कि कंसीडर एन एलिप्स ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 विथ इसेंट्रिसिटी फोकस एट 40। तो देखिए फोकस एट 40 दैट मीन्स ए एक्स एक्सिस के तरफ इलोंगेटेड होगा, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स डैश वाई डैश, ओके जी। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था कि एक इलिप्स है जिसकी फोकस जो है पॉइंट S4,0 पे है, ठीक है, और इसके एक पॉइंट P लिया था इन्होंने, इलिप्स पे पॉइंट P ले लिया था जिसके कोऑर्डिनेट 3, थे। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल POS आपसे वो पूछ रहे थे, दैट मीन्स इस ट्रायंगल की एरिया वो आपसे पूछ रहे थे कि POS की एरिया हमें बताओ। अब देखिए फोकस के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिखते हैं, AE, तो जिसकी वैल्यू उन्होंने 4 दे रखा था और E की वैल्यू उन्होंने दे रखी थी 4/5, तो A इंटू 4/5 इक्वल टू 4, तो इसको सॉल्व करके पता करते तो A क्या आ जाता 5 आ जाता, A की वैल्यू 5 आ गई। उसके बाद हम लोगों ने A रिलेशन भी तो एक सीखा था ना कि E स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। ये एक रिलेशन होता है कि E स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसमें जब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे इनके, तो यहां से आपको बी स्क्वायर भी मिल जाता कि ये तो 4/5, तो 16/25 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो दैट मीन्स 25, ठीक है जी। तो यहां से बी स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 25, इसको सॉल्व करके 9/25 आता, दैट मीन्स बी स्क्वायर यहाँ से 9 आ जाएगा, तो b की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दैट मीन्स जो इक्वेशन था हमारा इलिप्स का, ये इलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो 9 इक्वल टू 1। अब इलिप्स पे कोई पॉइंट है 3, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता, तो उसमें जब आप सेटिस्फाइड कराते तो क्या हो जाता 3, राइट। तो 9/25 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, और यहां से सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेते, राइट। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे आप तो अल्फा की वैल्यू जो आएगी ये 12/5 आ जाती, क्या आ जाती 12/5 आ जाती। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OPS इज इक्वल टू 1/2 OS इंटू PS, तो OS था बेटा 4 और PS है 12/5, तो ये हो जाता 2 से 6 24/5 स्क्वायर यूनिट, 24/5 स्क्वायर यूनिट, आंसर C, ठीक है जी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, आपको बस ये रिलेशंस याद रखने थे कि ए ई दे रखा है तो ई से हमें
ए का यूज करके ए निकाल लेना था, यहाँ से ए निकाल के फिर ए स्क्वायर का यूज करके बी निकाल लेना था। इससे इलिप्स के इक्वेशंस आ जाते। इलिप्स के इक्वेशंस आती ही हम क्या कर लेते कि जो पॉइंट है इलिप्स में लाई कर रहा है तो पॉइंट मिल जाता हमें, अब पॉइंट मिल जाता तो फिर एरिया मिल जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। अब आप मुझे एक बात बताओ कि सिंपली कोई अगर 3D का लाइन है और उस पर कुछ मुझे जर्नल पॉइंट लेना है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए अल्फा मान लिया, तो इसके एक पॉइंट आ जाता कि सपोज दैट कि x माइनस ए अपॉन 2 इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन माइनस 1 जेड माइनस 2 अपॉन 0 इक्वल टू, मान लीजिए कि हमने इसको अल्फा बोल दिया, किससे कि ए रेशियो जो है आपका अल्फा की इक्वल है। ठीक है जी, तो यहां से क्या आ जाता है कि x इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, वाई इक्वल टू 3 माइनस अल्फा और जेड इक्वल टू 2। दैट मीन्स ए जर्नल पॉइंट, कोई जर्नल पॉइंट जो हम लेंगे, जर्नल पॉइंट ऑन द लाइन क्या आ जाता, ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 और 3 माइनस अल्फा और 2। ये कोई जर्नल पॉइंट है उस लाइन पे और इस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर इस पॉइंट को मैं ए कहूं और इसको पी कहूं तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए पी क्या आ जाता, तो 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 2। हमने डायरेक्शन रेशियो सीखा है ना कि दो पॉइंट हो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हो, तो इनके डायरेक्शन रेशियो को हम लोग x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 लिखते हैं। तो उसी का यूज करके कि 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 2, 3 माइनस अल्फा माइनस 3 और 2 माइनस 4। दैट मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा और माइनस 2, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, जिसका कि हमें जिस लाइन से उस लाइन का मतलब कि उस पर जो लाइन दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया। ठीक है जी, तो जब डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गया तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन रेशियो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर होगा तो जो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके क्या होंगे, फिर प्रोडक्ट इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2 अल्फा माइनस 1, ये होता है ना कि 2 अल्फा माइनस 1 इंटू, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके ए बी सी से नीचे वाले को ए बी सी कहते हैं, तो 2 अल्फा माइनस 1 2 प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन होते हैं तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0 या A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। तो इससे हमने 0 कर दिया। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 2/5 आ जाता। ठीक है जी, 2/5 आते ही पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आ जाते कि 2 अल्फा प्लस 1 तो 4/5 प्लस 1 तो ये 9/5 हो जाएगा क्या, 1 सेकेंड इसे कर लेते हैं। तो दैट मीन्स क्या हो गया, 2 अल्फा प्लस 1 तो 2 इंटू 2/5 प्लस 1 तो 4/5 प्लस 1 तो 9/5 हो जाएगा कि 9/5, 3 माइनस अल्फा तो 350 तो 13/5 और थर्ड वन था सिंपली 2। तो ये हो गया पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें पता चल गए कि इस लाइन पे कोई पॉइंट हम मिल गया, इस पॉइंट से उस परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस निकालना था। तो सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला AP लगा देंगे। तो 9/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13/5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके √21/5 ऑप्शन सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको तो सब सॉल्व कर लेंगे, कोई ज़्यादा कठिन है नहीं इसको सॉल्व करना, राइट। कि ये सिंपली अंडर रूट है तो उसको सॉल्व करना कैसे है कि सर एलसीएम लेते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे, इजीली हो जाएगा। तो ये √21/5 आ जाता। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी का है कि दो चीजें हैं कि लेटर इज पोस्टेड फ्रॉम आइदर कानपुर और अनंतपुर व्हेन इनवेलप
was open, only an was visible. जब envelope open होता है तो उसे an visible होता है, then the probability that it came from the अनंतपुर. तो अगेन बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन है कि एक कंडीशन दिया रहता है और उसे हम निकाल लेते हैं ये है, तो दूसरे कंडीशन पे कैसे जाते हैं, राइट? अब देखिए, तो हम मान लेंगे कि लेट E1 बी द इवेंट दैट लेटर कम्स फ्रॉम कानपुर, ठीक है, और E2 बी द इवेंट दैट लेटर कम्स फ्रॉम अनंतपुर, अनंतपुर, ठीक है। तो और ए बी द इवेंट दैट, ए बी द इवेंट, ए को क्या इवेंट मानते हैं कि ए बी द इवेंट की जो लेटर है वो विजिबल क्या है, तो लेटर विजिबल जो है हमें ए एन है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ E2 दोनों सेम होंगे 1/2, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि दैट ए एन आया है जब हमने कानपुर को सिलेक्ट किया है, तो कानपुर में देखिए ए एन कैसे है, ओनली 1 टाइम्स है, टोटल लेटर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 आ जाती। वहीं की प्रोबेबिलिटी ऑफ कि लेटर हमें ए एन दिख रहा है जबकि वो E2 दैट मीन्स अनंतपुर से आया है, तो यहाँ पे देखिए ए एन और ए एन 2 टाइम्स था और टोटल लेटर किसने इसमें बन रहे थे, तो 7 बन रहे थे, राइट। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7, ठीक है जी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कि लेटर ए एन दिख रहा है वो कानपुर से आया था 1/5, फिर की प्रोबेबिलिटी लेटर ए एन दिख रहा था जबकि वो अनंतपुर से आया था तो 2/7 है। तो हमें निकालना क्या था कि भैया लेटर जो है ए एन विजिबल है, तो पता करना था कि वो किससे आया है, तो दैट मीन्स हमें क्या सिलेक्ट करना है, तो अनंतपुर से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जबकि इवेंट ए दैट मीन्स ए एन विजिबल है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जबकि E1 था और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है। ये बेस थ्योरम तो ही है कि बेस थ्योरम से ऐसा लिखा जाता है। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ की इवेंट ए एन विजिबल था जब E2 था तो 2/7, इसको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ए 1/2, ठीक है कि 1/5 पहले 1/2 को बाद में, प्लस 1/2 इंटू 2/7, इसको सॉल्व कर देते तो ये सॉल्व करके आपका जो प्रोबेबिलिटी आ जाता वो 10/17 आएगा। वो क्या आएगा, 10/17 आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन अगेन थर्ड, ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल सा बेस थ्योरम का एक एप्लीकेशन पूछा गया था, इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन भी नहीं थी, बिल्कुल ईजी वे में आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन अच्छा था कि जिसको आपको थोड़ा सा अच्छे से करने की ज़रूरत थी, अदरवाइज इसमें आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो हमें क्या किया गया था कि अल्फा इक्वल टू 5/4 प्लस समेशन p इक्वल टू 1 to 11 10 इनवर्स 2 के पावर p-1 अपॉन 1 प्लस 2 के पावर 2p-1, ठीक है जी। क्वेश्चन ये था, देन हमसे पूछा जा रहा था कि 10 अल्फा की वैल्यू आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। तो देखो इसमें ना थोड़ा सा इस टर्म को आपको समझने की जरूरत थी कि ये टर्म किसके लिए आया है। एक बार ये टर्म समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए हम लोग एक कोशिश करते हैं कि ये हमने फार्मूला सीख रखा है कि 10 इनवर्स x माइनस 1 y एक फार्मूला होता है ना, कि 10 इनवर्स x माइनस वाई का फार्मूला हम लोग सीखते हैं, या 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y जो होता है ये 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है, राइट। कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब देखिए नीचे वाले टर्म को देखिए, ये है 2 के पावर 2p-1, तो क्या इसको मैं 2 के पावर p इंटू 2 के पावर p-1 लिख दूं। ध्यान से बस इसी को पढ़ना था कि यहां पे जो था 2 के पावर 2p-1,
तो 2p माइनस 1 को मैं लिख रहा हूं कि 2 के पावर p और 2 के पावर p माइनस 1, चूंकि प्रोडक्ट में पावर का क्या होता है, एडिशन होता है। तो इससे क्या होता कि अगेन एक्स वाई को हम एलिमिनेट कर लेते, कि दैट मीन्स कि एक्स को मैं ले रहा हूं 2 के पावर p एंड वाई को ले रहा हूं 2 के पावर p माइनस 1। यहीं पे मेन कैच था इस क्वेश्चन का कि आप एक्स वाई कैसे डिसाइड करते हो। जैसे ही आपने एक्स वाई एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर ये क्वेश्चन बन जा रहा था। देखिए कि टेन इनवर्स 2 के पावर p माइनस टेन इनवर्स 2 के पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां पे देखिए क्या x, ठीक है, तो x के जगह पे क्या लिख लेंगे कि 2 के पावर p माइनस 2 के पावर p माइनस 1 1 प्लस 2 के पावर p इंटू 2 के पावर p माइनस 1। ठीक है जी। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि सर कुछ और था, नहीं यही था, उसी को हम लोग थोड़ा सा आगे करने की कोशिश करते हैं। कैसे, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं ना, टेन इनवर्स 2 के पावर p माइनस 1 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 2 बचेगा माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 2 के पावर 2p माइनस 1। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा ना। तो दैट मीन्स जब इसको हम सॉल्व करते तो क्या वही आएगा जो हमें दिया गया था, टेन इनवर्स 2 के पावर p माइनस 1 1 प्लस 2p के पावर p माइनस 1, राइट। तो ये वो आ गया बेटा, राइट। तो अल्फा इक्वल टू, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं कि इसके बदले मैं ये लिख सकता हूं कि ये जहां पे था क्वेश्चन में ये देखिए यहां के बदले इस टर्म के बदले मैं ये लिख सकता हूं कि 10 के इनवर्स 2 के पावर p माइनस 10 इनवर्स 2 के पावर p माइनस 1, राइट। इससे लिखते क्या हो जाएगा, ए के टर्म कैंसिल होते जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपने कर रखे होंगे। तो देखते हैं अभी कि क्या हो गया एक तरह से हमारा कि देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 5/4 प्लस समेसन, क्या था, समेसन यहां पे है कि p इक्वल टू 1 to 11। अब इसके टर्म जगह पे हम लोग लिख रहे हैं 10 इनवर्स 2 के पावर p माइनस 10 इनवर्स 2 के पावर p माइनस 1। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हो गया एक खत्म, इतना करते ही हमारा काम आसान हो जा रहा था। कैसे, अब देखो π/4 प्लस अगर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2 के पावर 1 माइनस 10 इनवर्स 0 हो जाता। ठीक है, प्लस 10 इनवर्स अगर 1 रख दिया तो 2 रखेंगे तो 2 के पावर 2 माइनस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 2 के पावर 3 माइनस 10 इनवर्स 2 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट, अब तो कहाँ तक जाना था हमें, 10 इनवर्स 2 के पावर 11 माइनस 10 इनवर्स 2 के पावर 10। अब ध्यान से देखिएगा तो हर एक टर्म कैंसिल हो रहा था, ये इसका वाला इससे, ये इससे, तो ओवरऑल सारे टर्म कैंसिल हो रहे थे, ये भी कैंसिल हो जाता। तो हमारा बस बच जाता है ये कि π/4 माई प्लस 10 इनवर्स 2 के पावर 11 माइनस 10 इनवर्स 0। दैट मीन्स π/4 10 इनवर्स 2 के पावर 0 था ये, तो ये 10 इनवर्स 2 के पावर 0 तो 1 हो जाता। 10 इनवर्स 2 के पावर 11 इसको 1 लिख लेंगे, 10 इनवर्स तो π/4 ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ से आ जाता है ये 10 इनवर्स 2 के पावर 11। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 2 के पावर 11, तो 10 अल्फा क्या आ जाता, 2 के पावर 11। बस थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में आपको इस चीज की जरूरत थी कि यहां पे हम इनको कैसे डिसाइड कर रहे थे। तो ये डिनोमिनेटर जो था हमारा, कि डिनोमिनेटर को हम ब्रेक करके देख पा रहे थे कि हमारा एक्स वाई क्या होगा। जैसे ही आपने डिसाइड किया, क्या आ गया कि भैया ये तो वैल्यू आ गए आपके
कि 10 अल्फा इक्वल टू 2 के पावर 11, क्या ऐसा है क्वेश्चन में? कि देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ वैल्यू है। तो हाँ है जी, सी ऑप्शन अगेन 3 के में जो है 2 के पावर 11 उसका आंसर दिया हुआ था। ठीक है, तो ये था आपका कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे कोस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये अगेन प्रोबेबिलिटी से है कि दो प्लेयर हैं ए एंड बी, बैडमिंटन खेलते हैं। फर्स्ट वन जो भी जीतेगा उसको 5 गेम जीतना होगा सीरीज में, ठीक ना। कि फर्स्ट वन टू गेट टू 5 विंस इज द विनर ऑफ द सीरीज, द नंबर ऑफ वेज इन विच सीरीज कैन बी प्लेड, इफ ए इज द विनर ऑफ द टूर्नामेंट देन इट इज इक्वल टू, इस तरह से क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ वेज बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ वेज इन विच द सीरीज बी प्लेड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि ए सीरीज विन करता है, दैट मीन्स ए डेफिनेटली लास्ट गेम विन करेगा बेटा। कि लास्ट गेम जो होगा उसका विनर क्या होगा, ए होगा। जब शुरू से खेलता रहा होगा तो जैसे ही ए जीता उसके बाद गेम क्या होगा, ओवर। तो लास्ट गेम का विनर जो होगा वो कौन होगा, ए। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि ए को जिताना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम केसेस बना लेते हैं। ठीक है, केस फर्स्ट कि अगर मान लीजिए शुरू के 5 गेम हुए, अब पांचों के पांचों गेम अगर ए जीत जाता है, ठीक ना, शुरू के 5 गेम हुए या पांचों के पांचों ए जीत जाता है, दैट मीन्स वो विनर है। तो पहला गेम तो लास्ट गेम तो वो जीत ही रहा है। तो केस फर्स्ट में क्या लेते हैं हम, ए विल विन अगर जो फर्स्ट 4 गेम है, ठीक ना, कि 5 गेम फर्स्ट 5वां गेम तो लास्ट वाला तो जीत रहा है, तो अगर लगातार 5 गेम जीत जाए तो दैट मीन्स ए विल विन इन 5 गेम्स। 5 गेम्स में वो जीत जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी कि लास्ट गेम जीता और इस चारों में से चारों जीत जाए कि 4C4। ठीक है जी। उसके बाद कि 6 गेम में इसी तरह से केस क्या कर लेते हैं कि केस सेकेंड, ए विल विन इन 6 गेम। तो इसके लिए क्या होना चाहिए था कि 4 तो 6 गेम तो लास्ट वाला तो जीत ही रहा था वो ना। तो अब हमारे पास 5 गेम बचे तो 5 में से 4 जीत जाए। केस थर्ड कि ए विल विन इन 7 गेम्स, तो 7 से 4 इस तरह से करते जाते हैं, राइट। ठीक है ना, कि थर्ड में सेकेंड केस में फर्स्ट केस में आ गया कि 5 गेम में से अगर जीत रहा है तो उसे लास्ट गेम उसने जीत लिया है ऑलरेडी। तो लास्ट गेम अगर जीतना है उसकी प्रोबेबिलिटी, वो तो ए विनर है तो लास्ट गेम उसी को जीतना होगा। तो जो 4 गेम शुरू के अगर 5 गेम में जीतना है तो चारों में से चारों जीत ले। अगर उसे 6 गेम में जीतना है तो 5 गेम जो पहले वाले हैं उनमें से 4 जीत ले। अगर 7 में है तो 7 में से जो शुरू के 6 हैं उनमें से कोई 4 जीत ले। शुरू के 6 में से 4, सॉरी 7 में से नहीं, 6 में से 4। उसी तरह से केस 4 तो 8 गेम में से जीतना है तो शुरू के जो 7 गेम हैं उनमें से कोई 4 गेम जीत ले। और लास्ट जो सिचुएशन होगा कि अगर 9 गेम में जीतना है तो शुरू के जो 8 गेम हैं उनमें से कोई 4 गेम जीत ले। ठीक ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो इनके समेशन होंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो क्या होंगे, इन सब के समेशन हो जाएंगे, राइट। क्या 4C4 5C1 इन सब को जोड़ के जब सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 126। दैट मीन्स मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब आप 4C4 प्लस 5C4 प्लस 6C4 प्लस 7C4 प्लस 8C4 इनको सॉल्व करोगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा 126। ठीक है, तो ये सॉल्व करके जो आएगा ये क्या आ जाता 126 आता कि हाँ गेम ए जीतेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है इसमें कि द सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन इतना हैज एट लीस्ट 1 0। ठीक है, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 12 कोस एक्स माइनस 3 इक्वल टू पी था, राइट। इसको हमें क्या कहते हैं, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन इतना हैज एटलीस्ट 1 0। ठीक है जी। तो देखिए क्या करते हैं कि इसको एक को इक्वेशन में लाते हैं। यहाँ पे कोस एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं कि 3 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 12 कोस एक्स माइनस 3 इक्वल टू पी। तो 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 12 कोस एक्स माइनस 3 इक्वल टू पी। 3 3 कैंसिल, तो दैट मीन्स हमें मिल गया। इसको अगर उस तरफ ले जाते हैं
तो 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 12 कोस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन रहा था। अब हमें बताना था कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन इतना हैज एटलीस्ट 1 0। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते थे क्या कि P इक्वल टू, या हम उस तरफ ले जाते हैं सबको कि P इक्वल टू -3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 12 कोस एक्स, यहां से -3 कॉमन ले लोगे आप तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस एक्स बचेगा। ठीक है, कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस एक्स बचता। ठीक है ना। अब देखिए इसको मैं अगर लिखूं कि -3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स कोस एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक ना, ताकि हम इसे कोस के टर्म में डील कर सके कि कोस एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होती है, उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि इसको मैं लिख देता कि P इक्वल टू -3, यहां से यहां तक को लिख लेते कि कोस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -4, इतना लिख सकते थे क्या कि कोस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, कोस एक्स, एक सेकेंड, कोस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस या -4। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से, तो इसको मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -3 टाइम्स कोस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो यहां पे इसको लिए कि सिंस कोस एक्स जो होता है +1 और -1 के बीच में लाई करता है। ठीक ना, कोस एक्स -1 प्लस 1 के बीच में लाई करता है, तो दैट मीन्स कोस एक्स प्लस 2 भी इसके बीच में ही लाई करेगा। ठीक है जी, तो ये करेगा। उसके बाद हम क्या कर लेते कि इसको आगे सॉल्व करते जाते, राइट, कि सर 3 से मल्टीप्लाई था तो -3 लेस देन इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3। उसके बाद क्या कर लेते इसको कि इसका पहले एक काम करते हैं ना कि हमें स्क्वायर करना था, राइट, कि पहले यहाँ पे हमें करना था स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमें करना था स्क्वायर, राइट, कि कोस एक्स यहाँ से, एक सेकेंड, कि यहाँ से कि -1 लेस देन इक्वल टू, अगर +2 दोनों तरफ ऐड कर दें क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2, तो 1 लेस देन इक्वल टू कोस एक्स लेस देन इक्वल टू, सॉरी, कोस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 लेस देन इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9। अब इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देना था, राइट, -3 से मल्टीप्लाई करते थे वो, तो ये इनक्वालिटी चेंज, तो -27 लेस देन इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -3। अगर 12 ऐड कर दें तो दोनों तरफ जब आप 12 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा -15 लेस देन इक्वल टू कोस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 9। अब देखिए यहां के बाद क्या करते कि जो इंटीग्रल वैल्यू आएंगे उसको हम लोग काउंट कर लेते, और उसके बाद जो इंटीग्रल वैल्यू आएंगे उन्हीं का सम। तो अगर इसको मैं y कहूं तो -15 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, यहां से यहां तक का हमें सम निकालना था। ठीक है जी, तो सम कैसे निकालते हैं, तो एक तरह से नंबर ऑफ टर्म जोड़ते तो 25 आ जाता, तो सम ऑफ ए पी से तो 25/2 2 टर्म तो -30 और प्लस लास्ट टर्म, राइट, तो -30 या प्लस लास्ट टर्म तो 9। ठीक है, तो ये हो जाता 25/2, एक सेकेंड, 25/2, एक सेकेंड जस्ट, और इसका कॉमन डिफरेंस -1 था, राइट, नहीं, ठीक है, तो ये आ जाता आपका यहां से -15 है, -15 प्लस 9 तो -9, 2 3 जा 6 तो -3, तो ये -75 आ रहा था। ठीक है, एक सेकेंड बस यहाँ पे थोड़ा सा कि मैंने 30 लिख दिया था, जो क्या हो जाना चाहिए था -15, तो -15 से 9 था, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म -30 15 था, तो -6 2 3 जा 6 तो -3 25 3 जा तो -75,
तो दैट मीन्स इसका सम क्या आ रहा था, -75। अब देखते हैं ऐसा था क्या हमारे ऑप्शन में, तो हाँ ऑप्शन बी जो था वही इसका सम था। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।